हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि थर्ड लॉ हमें क्या बताता है। थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस की 0 केल्विन पर आपकी जो मोलर एंट्रोपी होती है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 होती है। तो वो आपका जो परफेक्टली क्या होगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। और इसी की हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस की किसी गिवन टेम्परेचर T केल्विन पर हम क्या कर सकते हैं, मोलर एंट्रोपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया था और हमने सीख लिया था। ठीक है, इतना ही है थर्ड लॉ, आगे इसमें कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ थी इसकी एप्लीकेशन, वो हमने देख ही ली। अब हम आज आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी की। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपना आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, अभी तक बहुत सारे आपके लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है ना, बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर इसीलिए इसको कहा जाता है, और हार्ड चैप्टर भी इसको कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत चीज़ें याद रखने की है, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, तब जाके आप इसमें थोड़ा सा परफेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से और आगे भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें अगर पता करना हो कि कोई आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है, या कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टा एस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा एस टोटल जो होता है आपका, वो अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपकी प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग, और उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। और जब टोटल आपका ग्रेटर देन 0 होगा, तब आप क्या कहोगे कि हाँ ये प्रोसेस कौन सी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो हर बार हमें सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग को भी क्या करना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो हमें दो टर्म को कैलकुलेट करना पड़ रहा है एक रिजल्ट के लिए। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कि क्यों हम बार बार दो फंक्शंस को या दो वैल्यू को चेक करें, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज जी इक्वल टू होता है h माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, या फिर टी एस लिखिए आप। जी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, h माइनस टी एस। जी क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, और आज के बाद जो अगर हमें स्पॉन्टेनियस की कंडीशन, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन डिफाइन करनी हो या फाइंड आउट करनी हो, तब हम किसके बेसिस पे करते हैं, जी के बेसिस पे, गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे, डेल्टा एस के बेसिस पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये आप समझ गए होंगे। हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता था बार बार, तो जितना हो सके अगर हम कम चीज़ों की तरफ मूव करें तो वो हमारे लिए क्या होता है, बेटर होता है। हम केवल एक फंक्शन को कैलकुलेट कर लें और हमारा पास आंसर आ जाए, कि हम केवल गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम को ही कैलकुलेट कर लें, सराउंडिंग को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और हमारे पास आंसर आ जाए कि हाँ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इस बारे में हमें पता चल जाए। तो इसलिए एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ गिब्स फंक्शन। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ गिब्स फंक्शन। जो अभी मैंने समझाया उसी को मैं लिखवा देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपको ध्यान रहे। टू check the spontaneity of any process, the sole criteria
is only is to check the spontaneity of any process, the sole criteria is डेल्टा एस सिस्टम, और हम क्या कह सकते हैं इसको, एंट्रोपी चेंज इज डेल्टा एस टोटल और टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज, ठीक है। एंड फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट every time delta S system and delta S surrounding. So to avoid this, we introduce a new function that is Gibbs function, ठीक है। हमने गिब्स फंक्शन को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गिब्स फंक्शन के बारे में, ठीक है। एक बार आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। Clear? To check the spontaneity of any process, the sole criteria is delta S total, ठीक है, total entropy change, and for this we have to calculate every time delta S system and delta S surrounding. So to avoid this, we introduce a new function that is Gibbs function. तो हम देखते हैं आपके गिब्स फ्री फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स फंक्शन क्या होता है। गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स फंक्शन जी, ठीक है। तो देखिए जी का जो फॉर्मूला है दैट इज जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, ठीक है। एच क्या है आपके पास, एंथैल्पी है, ठीक है, और टी टेम्परेचर हो गया और एस हो गया आपके पास एंट्रोपी, ठीक है। एंथैल्पी कौन सा फंक्शन होता है आपका, स्टेट फंक्शन होता है, और जो एंट्रोपी होता है वो भी क्या होता है आपका, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन पाथ के ऊपर तो डिपेंड करता है नहीं, दोनों स्टेट फंक्शन है, तो आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा, जो गिब्स फंक्शन है वो भी कैसा होगा, स्टेट फंक्शन होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम एच की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हम एंथैल्पी की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम जी में भी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, केवल और केवल चेंज, दैट इज डेल्टा जी, उसी की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, एक तो ये स्टेट फंक्शन है, गिब्स फंक्शन इज ए स्टेट फंक्शन and also an extensive property. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी की। स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी कि कौन सी रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी, वो हम कैसे केवल एक फंक्शन गिब्स फ्री एनर्जी को देख के ही पता कर लें, ठीक है। तो देखिए जी इक्वल टू है आपका एच माइनस टी एस, हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन आपका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी जी इक्वल टू हो जाएगा डी एच माइनस
टी फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन ds, फिर सेकंड कांस्टेंट और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज dt। ठीक है, अब अगर हम बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंडीशन हम पुट कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो dg की वैल्यू होगी दैट इज dh माइनस टी ds। क्लियर है, हमारे पास dg की वैल्यू आ जाएगी दैट इज dh माइनस टी ds। ठीक है, चलिए ये तो हुई स्मॉल वैल्यू dg। अगर हमें ओवरऑल वैल्यू पता करना, ओवरऑल चेंज देखना है तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। dg इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस का इंटीग्रेशन हम करते हैं। ठीक है, dg का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज डेल्टा जी। डी एच का इंटीग्रेशन पे हमें वैल्यू मिलेगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए फॉर ए रिएक्शन टू बी, रिएक्शन या प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर आपकी कोई रिएक्शन या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब देखिए मान लो आपकी कोई प्रोसेस है ए टू बी। ठीक है, अब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो कौन सी प्रोसेस है, आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में ए से बी जाने में जो हीट एक्सचेंज होगा दैट इज क्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एक्सचेंज होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। तो क्यू इरिवर्सिबल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इरिवर्सिबल या फिर डेल्टा एच सराउंडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सराउंडिंग के लिए होता है। यहां से अगर हम देखें, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। ठीक है, सराउंडिंग नहीं, ये अपना सिस्टम रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज जो हो रहा है हीट एक्सचेंज सिस्टम के लिए हो रहा है ना, तो सिस्टम के लिए रहेगा डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हीट एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, सिस्टम में ही चेक कर सकते हैं हम तो। ठीक है, तो क्यू इरिवर्सिबल इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो देखिए कंडीशन क्या बनती है, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर, ये देखो देखना है, भूल जाना है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान रखना है। चीज़ों को ध्यान, ये इस तरह की प्रैक्टिस क्या करो कि अपने को याद क्या रखना है, अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, पूरे लेक्चर में या पूरे चैप्टर में 100 चीज़ें होंगी, लेकिन 100 चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है, वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना,
ये तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ कैसे निकालते हैं। तरीके इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे निकला, आखिरी जो रिजल्ट है वही आपके काम में आएगा और उसी को आपको ध्यान रखना है। कंडीशन वहीं से आपकी क्या होगी, डिफाइन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको टी से मल्टीप्लाई करूँ तो टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपके पास डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम शुड बी लेस देन जीरो, साइन चेंज हो जाएगा। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, कुछ याद आ रहा है क्या है? डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो। अब हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है जो हमें ध्यान रखना है। हमें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस होने के लिए केवल और केवल एक चीज़ देखनी है, दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्टेनिटी के लिए आपकी जो कंडीशन होगी आज से वो क्या होगी, केवल और केवल डेल्टा जी, उसी को आपको कैलकुलेट करना है। लेस देन जीरो है मतलब आपकी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है, बस ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और एक ये कंडीशन ध्यान रखनी है। कर लोगे ध्यान? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर और भी हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड। और ये जो कंडीशन है कब है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया है और यहाँ पे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कब अप्लाई होती है वो भी देख लीजिए। ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये कंडीशन भी आपके कब एप्लीकेबल होती है, डेल्टा जी लेस देन जीरो वाली, केवल और केवल कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, ठीक है। ये इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि आपका डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस होता है एवरी कंडीशन पर नहीं, केवल और केवल कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हर कंडीशन पर नहीं होता है, ठीक है। जनरली आपको 99% क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर ही दिया जाता है, लेकिन कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डेल्टा जी लेस देन जीरो इज कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं होगा कभी भी, ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो उनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। चलिए तो ये सब सीखने के बाद हम कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे चाहो तो आप एक चीज़ और नोट भी कर सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी में भी हम चेंज ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी, क्या होगा आपके पास, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। हम केवल डेल्टा जी ही कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं, डेल्टा जी ही कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, चलिए तो अभी हमने देखा कि इफ डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन जीरो है तो आपकी प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस के लिए या रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। इफ
डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 हो तो रिएक्शन या प्रोसेस आपकी कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके अलावा अगर डेल्टा जी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल टू 0 तो आपकी जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब आपकी रिएक्शन या प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, कि किसी रिएक्शन के लिए हम कैसे स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं। ये चीज़ आपके रिएक्शन में भी अप्लाई होती है, ठीक है, और रिएक्शन में कैसे अप्लाई होती है और उससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर ए रिएक्शन में भी हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, वही आपकी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही कंडीशन है और इसी को आपको यूज में लेना है। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती है आपकी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस है आपकी कौन सी, एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू। एक तो हम वैल्यू देखते हैं डेल्टा एच की, ठीक है, एक हम वैल्यू देखते हैं आपके डेल्टा एस की, ठीक है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं रिमार्क्स। ठीक है, मतलब वो चीज़ हमें क्या बताती है, ठीक है, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सोथर्मिक के लिए अगर हम बात करें, हम साइन लेते हैं। मान लीजिए एक्सोथर्मिक के लिए दो कंडीशन बनाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, आई थिंक ये तो आपको पता होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में आपका हीट रिलीज होती है और डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें, एक और कंडीशन हम लेते हैं सेकंड एक्सोथर्मिक, और साइन कैसा रहेगा इसका, नेगेटिव। ये तो फिक्स है, ये तो नेगेटिव ही रहना है। ठीक है, अब दो कंडीशन बनती है, डेल्टा एस का साइन हो सकता है पॉजिटिव हो या डेल्टा एस का साइन हो सकता है नेगेटिव। तो मान लीजिए पहले पॉजिटिव ले लिया हमने, बाद में हमने ले लिया नेगेटिव। ठीक है, कंडीशन ले ली। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए हमें डिफाइन करना है कि आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डेल्टा जी के साइन से डिफाइन करेंगे। अगर लेस देन 0 आया वैल्यू तो मतलब स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन 0 आई तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ अगर हम देखें डेल्टा एच का साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब यहाँ तो साइन है आपका नेगेटिव, टेम्परेचर तो नेगेटिव होगा नहीं। डेल्टा एस का साइन क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव। अब देखिए डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव है, मतलब और आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब इस टोटल की जो वैल्यू आएगी माइनस के साथ में वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहाँ ये पूरी वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब हमेशा ही डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो हम इससे जो रिमार्क्स हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस,
एट एवरी टेम्परेचर, एट एवरी टेम्परेचर लिख सकते हो, और ऑलवेज। आपकी रिएक्शन हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर है, ये रिमार्क हम निकाल सकेंगे क्योंकि हमेशा ही वैल्यू नेगेटिव आएगी। सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं। डेल्टा जी, फिर से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू फिर से नेगेटिव ही है, चलिए नेगेटिव। इस बार डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी माइनस के साथ में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझना, ये तो वैल्यू है पॉजिटिव, ये वैल्यू है नेगेटिव। क्लियर है। अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है और डेल्टा जी को नेगेटिव की तरफ यही लेके जाएगी, क्योंकि डेल्टा एच तो ये वो जो पूरा टर्म है ये तो क्या है, पॉजिटिव हो गया, ये तो दूर लेके जाएगा स्पॉन्टेनियस कंडीशन से, जबकि डेल्टा एच क्या है, इसको पास लेके आएगा स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए, क्योंकि नेगेटिव है। अब यहाँ पे कंडीशन हो जाती है, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी आपकी नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी और रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इस वैल्यू के छोटे होने के लिए टेम्परेचर का रोल रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है कम रहेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कम होगी तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और डेल्टा जी का साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, किस कंडीशन पर, नेगेटिव किस कंडीशन पर होगा, लो टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। मतलब आपकी जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी वो किस कंडीशन पर होगी, लो टेम्परेचर पर होगी, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया डेल्टा एस जो है उसको तो वो तो पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है, जो हमारी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन नहीं है, लेकिन जो एंथैल्पी वाला टर्म है डेल्टा एच, वो क्या है, डेल्टा जी को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, मतलब स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जा रहा है, और हमें चाहिए भी वो। तो हम इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। मतलब अगर ये प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, तो वो किसकी वजह से होगी, केवल और केवल एंथैल्पी की वजह से होगी, क्योंकि एंट्रोपी तो क्या है, उसको दूर लेके जा रही है स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन से। पॉजिटिव है ना ओवरऑल वैल्यू, अपने को पॉजिटिव चाहिए नहीं, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव की तरफ कौन लेके जा रहा है, ये जो एंथैल्पी वाला टर्म है वो डेल्टा जी को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं थर्ड, एक्सोथर्मिक में दोनों होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में अगर हम बात करें तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें भी दो कंडीशन हम बना लेते हैं आपके एंडोथर्मिक, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं और एक बार लेते हैं आपकी नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी इक्वल टू क्या है आपका, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर, ये वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू इस बार पॉजिटिव, डेल्टा एस की भी वैल्यू पॉजिटिव है। ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, मतलब ये जो ओवरऑल टर्म होगा माइनस के साथ में, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
क्लियर है? ये पूरा टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है। अब कंडीशन उल्टी होगी, अब डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो नेगेटिव कौन कर रहा है, एंथैल्पी कर रहा है या एंट्रोपी कर रहा है, इस बार एंट्रोपी कर रहा है। ठीक है, एंट्रोपी उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा, इसलिए इस बार ये एंथैल्पी ड्रिवन नहीं, कौन सी प्रोसेस होगी, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए इस टर्म का कम होना, मतलब वैल्यू कम होना, और इस टर्म की वैल्यू ज़्यादा होना ज़रूरी है। इस टर्म की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा एट हाई टेम्परेचर, मतलब ये जो प्रोसेस होगी ये स्पॉन्टेनियस होगी कब, हाई टेम्परेचर। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ कि आपको रटना है, बिल्कुल रटना नहीं है। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, डेल्टा एच डेल्टा एस की वैल्यू के हिसाब से आपको निकालना आना चाहिए, इसको रटना नहीं है आपको। ठीक है, समझना है और समझ के आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं कंडीशन। ठीक है, रटने की कोशिश भी मत करना, इन चीज़ों को रटा नहीं जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी एट हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेल्टा जी को नेगेटिव की तरफ कौन लेके जा रहा है, एंथैल्पी वाला फंक्शन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सॉरी एंट्रोपी वाला फंक्शन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस। क्लियर है? चलिए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं यहाँ के लिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव, और डेल्टा एस भी क्या है इस बार, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो ये जो पूरा टोटल टर्म हो जाएगा नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे यहाँ ऑलवेज नेगेटिव था, यहाँ क्या रहेगा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव ही रहेगा तो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो कौन सी प्रोसेस होगी ये, नॉन स्पॉन्टेनियस। एट ऑल टेम्परेचर और ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगी आपकी ये, नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। तो ये कंडीशन है किसी भी रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, उसको डिफाइन करने के लिए कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी, समझना है, रटना नहीं है। पहले बोल रहा हूँ, रट नहीं सकते हो इस चीज़ को, आपको समझना ही पड़ेगा। क्लियर? और आई एम श्योर आपको आसानी से समझ में आया होगा कंडीशन कैसे डिफाइन की हमने। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आए इसके ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये कंडीशंस वगैरह सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना, आगे भी हमारे काम में आती रहेगी ये। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है मोलर एंट्रोपी ऑफ x2 y2 and xy3 are 60 40 and 50 are 60 40 and 50 joule Kelvin inverse mole inverse respectively। ठीक है, ये आपको दी हुई वैल्यू फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है फॉर द रिएक्शन क्या है, हाफ x2 प्लस
3/2 y2 gives you xy3, ठीक है। और इसके लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू दी है -30, डेल्टा एच इक्वल टू -30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। 8 आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 750 केल्विन, बी 900 केल्विन, सी 800 केल्विन और डी दिया है 600 केल्विन, ठीक है। आपको बताना है कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस कब होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा जी क्या हो, लेस देन 0, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, ये चीज़ पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेस देन 0 होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, डेल्टा एस दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर हमें डिफाइन करना है, डेल्टा एस। अब देखिए, मोलर एंट्रोपी हमें दी हुई है तो हमें रिएक्शन की मोलर एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी पहले। तो डेल्टा एस कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, ठीक है। तो देखिए, प्रोडक्ट 1 इंटू इसकी मोलर एंट्रोपी कितनी दी हुई है, 50, ये तो हो गई प्रोडक्ट की मोलर एंट्रोपी, माइनस रिएक्टेंट की मोलर एंट्रोपी हाफ इंटू X2 की मोलर एंट्रोपी है 60, तो हाफ इंटू 60 प्लस 3/2 इंटू 40, ठीक है। ये आपके पास आ गया 50 माइनस ये हुआ 30 माइनस 60, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, -40। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई, -40, ठीक है। चलिए, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू आ गई आपके पास। डेल्टा एच की वैल्यू पता है, डेल्टा एस की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। चलिए, डेल्टा एच कितना है आपके पास, -30 किलो जूल है, तो पहले तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, जूल में हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, -40। ये तो आपके जूल में ही है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। -30,000 माइनस माइनस प्लस 40t लेस देन 0 होना चाहिए। इस 30,000 को मैं इस तरफ भेजता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 40t लेस देन होना चाहिए 30,000, t लेस देन होना चाहिए आपका 30,000 डिवाइड बाई 40, 10 से आपका 10 कैंसिल, 3000 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 750। तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 750 केल्विन से। 750 आंसर नहीं है, लेस देन 750, क्योंकि 750 पर तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी t इक्वल टू 750। वो टेम्परेचर जो 750 से नीचे है, उन सब टेम्परेचर पर क्या होगी, ये आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखिए, ऑप्शन में 750, 900, 800 एक ही ऑप्शन है जो क्या है आपका लेस देन 750 है, तो केवल इसी टेम्परेचर पर क्या होगी, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक ऑप्शन और बना दे, मान लो 900 की जगह लिख दे वो 700, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बना दे, तो आपका ये आंसर भी करेक्ट होगा और ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि 750 से नीचे हर एक टेम्परेचर पर आपका कोई सा भी टेम्परेचर लो, वहाँ पर आपकी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी,
क्लियर है? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी के बारे में बात की, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा जी नोट। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, चलिए, तो देखिए, सिंपल जो होती है डेल्टा जी, वो क्या होती है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से हम एंट्रोपी के लिए मोलर एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस summation coefficient of reactant into standard Gibbs free energy of formation of reactant। वही सिंपल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और जैसे एंथैल्पी के लिए हमने लिखा था, सेम उसी तरह फॉर एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, कोई भी एलिमेंट आपका जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, ठीक है, उसके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे वही आपका O2 हुआ, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, N2 गैस है, F2 ले लीजिए, H2 ले लीजिए। ठीक है, कार्बन कौन सी फॉर्म में है? ग्रेफाइट फॉर्म में है। ठीक है, Hg ले लीजिए, आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, फॉस्फोरस ले लीजिए, वाइट फॉस्फोरस, वाइट फास्फोरस हो गया। ठीक है, और भी जो आप ले सकते हो, जैसे ब्रोमीन हो गया, जो आपके लिक्विड कंडीशन में रहता है, Br2, I2 सॉलिड फॉर्म में। तो ये सब क्या है आपके, या फिर H+ एक्वस स्टैंडर्ड फॉर्म में। इनके लिए डेल्टा जी फॉर्मेशन, जी नोट फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी होती है 0 हम लेके चलते हैं। क्लियर है? चलिए, इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। इजी है ये, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, CO गैस प्लस H2O गैस, इससे आपके पास बनता है CO2 गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, इनके लिए आपको डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अलग अलग दी हुई है, CO H2O एंड H2O, CO H2O
और CO2 के लिए, ठीक है। आपको वैल्यू दी हुई है -140, -220, 220 एंड -400, ठीक है। आपको निकालना है डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल सा है। डेल्टा जी नोट फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। पोज कीजिए, ट्राई कीजिए। किया आप लोगों ने ट्राई? चलिए देखिए, सिंपल है। डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू होगी, डायरेक्ट करता हूँ मैं। प्रोडक्ट दैट इज 1 इंटू CO2 के लिए जो वैल्यू है कितनी दी हुई है, -400, प्लस H2 की अगर हम बात करें तो 1 इंटू H2 अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। माइनस, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट CO2 की अगर हम बात करें, CO के लिए 1 इंटू -140, प्लस H2 के लिए बात करें तो 1 इंटू -220, क्लियर। चलिए ये आ जाएगा आपके पास -400 माइनस, ये तो हो गया -140 -220 -400, ये हो जाएगा आपके पास 314, 460, 460 माइनस माइनस प्लस 460, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज +60, ठीक है। 220 सॉरी 360 है यहाँ पे, पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए ना, 360 है, 213 360 है। चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन दैट इज -40, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किलोजूल पर मोल में आप लिख सकते हो, अगर यूनिट नहीं दी हुई है तो किलोजूल पर मोल में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है आपको। गिब्स फ्री एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए गिब्स फ्री एनर्जी में हमने कंडीशन देखी स्पॉन्टेनिटी की। डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस, ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इक्वल टू 0 हो तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद किसी भी रिएक्शन के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को, ठीक है। और रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तो वो किस किस टेम्परेचर पर आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, ये सब हमने देख लिया है। वो कंडीशन जो है टेबल आपको ध्यान रखनी है और उसको बनाना आना चाहिए। याद रखने की कोशिश मत करना और ना ही उसको याद करनी है, ठीक है। बनाना आना चाहिए। एक बार बना लिया तो उसके बाद आप कभी भी 2 महीने बाद 4 महीने बाद भी आप उसको बना लोगे, ठीक है। बनाया हुआ रहेगा तो, ठीक है। बाकी आज तो हमने वही बात की है इम्पोर्टेंट। बाकी स्टैंडर्ड के लिए हमने एक फॉर्मूला डिफाइन कर लिया कि कैसे हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो हम एंथैल्पी के लिए भी करते थे और एंट्रोपी के लिए भी करते थे, सेम उसी तरीके से आपको गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी करना है, क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।